नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भीखमंगा देश बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व जनरल वीके सिंह ने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने देश में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के 18 सालों में लिए विकास के कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले महू से देवास के बीच का रोड काफ़ी खराब था। मोदी सरकार के आने के बाद नेशनल हाईवे का जमकर विकास हुआ है। वहीं उन्होंने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि जब तक पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे तब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। पाकिस्तान से फिल्म वाले आते रहेंगे, क्रिकेट खेलने आते रहेंगे, सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक पाकिस्तान पर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग ही करना पड़ेगा। उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि कश्मीर में शांति बहाल हो, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सबसे पहले पीओके भारत में शामिल होगा और यहीं से एक नई इबारत लिखी जाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं के चीन से संबंध पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मकाओ में जिसके भी इन्वेस्टमेंट हैं वो जांच का विषय है। मैं विक्टर फोर्स का जीओसी था 2004, 2005 और उसके बाद में श्रीनगर में था 2006 तक। हमारे टाइम में दक्षिण कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, जो कि हब है, सब चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा है, वहाँ पर खेती है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई है, समृद्ध लोग हैं और वहाँ पर जमायत का हेडक्वार्टर है। जमायत का हेडक्वार्टर श्रीनगर में नहीं है, जमायत का हेडक्वार्टर कुलगाम के अंदर। 450 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे, इलाका शांत हो गया था। आज अगर आप जब संख्या आप ही के अखबारों में आती है कि जी अभी पूरे कश्मीर के अंदर 150 आतंकवादी, फर्क दिखाई दे रहा। आज जिस तरीके से देखिए हर चीज़ सोशो इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर चलती है। अगर लोगों को अवसर मिलता है, लोगों को कामकाज मिलता है, वहाँ पर इंडस्ट्री आती है, एक वो धारणा निकल गई कि जी कश्मीर अलग है, क्योंकि लोगों ने उनको वो घुट्टी पिला रखी थी, ये अलग है, हम तो अलग देश बनेंगे। आज वो धारणा चली गई। आम नागरिक कहता है कि हमको भी अन्य नागरिकों की तरह, देश के नागरिकों की तरह फ़ायदा मिलना चाहिए। इंडस्ट्री जारी है, प्राइवेट इंडस्ट्री जारी है, लोग बागों का विकास हो रहा, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो चीज़ लोगों को नहीं मिलती थी, पहाड़ी समुदाय था, वहाँ पे एससी थे, उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आया। आतंकवादी घटनाएं छुटपुट होती रहेंगी, उसको रोकने के अंदर समय लगेगा, क्योंकि एक देश है जो दिवालिया तो हो गया, लेकिन उसके दिमाग में से ये नहीं गया कि हमने कोई छेड़छाड़ करनी। अब जब वो जिस दिन छिन्न भिन्न हो जाएगा, अपने आप चीज़ें खत्म हो जाएगी। है देखिए, सबसे बड़ी हमारी समस्या सड़क बनाने में है कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का कार्टलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमको सड़क बनाना बहुत महंगा पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के साथ, इनके जो लोग हैं वो हमसे समझौता कर लें। भाई आपको जो प्रॉफिट लेना आप ले लीजिए, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर 10% या 12% या 15% एक जायज़ वो ले लीजिए, बाकी हमको दे दीजिए। सीधा वो करिए, हमको बाज़ार के थ्रू रिटेल उसके अंदर मत करिए, क्योंकि वो हमको महंगा पड़ता है। टेक्नोलॉजी जो है, जिसको आज हम वाइट टॉपिंग बोलते हैं, उसके अंदर सीमेंट का बेस और उसके ऊपर बाइटुमेन की लेयर्स, तो उससे जो है स्थायित्व ज़्यादा रहता है सड़क का, सड़क की मेंटेनेंस कम होती है और सड़क अच्छी बनती है, सस्ती बनती है।
इसी तरीके से ब्रिजेस के अंदर एक हमने मलेशिया से टेक्नोलॉजी ली है जिसमें स्टील फाइबर का इस्तेमाल है, स्टील रॉड का इस्तेमाल नहीं है, तो उससे ब्रिज हल्का बनता है। ये 100 मीटर का ब्रिज बनता है, यानी एक स्पैन 100 मीटर का लग सकता है, जिसका मतलब ये है कि हर 30-30 मीटर पे जो आप पियर बनाते थे वो 2 पियर बीच में से निकल जाएंगे। जब वो निकल जाएंगे तो ब्रिज आपको सस्ता पड़ेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी मिले उसका इस्तेमाल किया जाए। 300 साल तक सम्राट अशोक के बाद जब बुद्ध धर्म का पूरी उसके ऊपर जोर दिया गया, 300 साल तक आप, मैं और पूरा भारत बौद्ध धर्म का पालन करता था। और उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुई आदि शंकराचार्य के नीचे कांची से। आज भी कांची का पीठ कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। वहाँ से मूवमेंट शुरू हुई कि सनातन धर्म हमारा कहाँ चला गया। और पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि भगवान बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं। जिस दिन उन्होंने ये कहा उस दिन से ना लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, ना कोई मूर्ति टूटी। धीरे 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 सनातन धर्म वापस आ गया, बुद्ध धर्म भारत के बाहर रहा। ये सनातन धर्म है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत है जो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस प्रकार से कश्मीर के ऊपर अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। आज वहाँ पर जिस संख्या में लोग बाग जा रहे हैं पर्यटन के लिए उतना पहले कभी नहीं था। आम कश्मीरी नागरिक से अगर पूछा जाएगा तो वो आपको बताएगा कि बहुत खुश है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके अंदर देश बहुत आगे निकल गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम दुनिया में नंबर 1 है। जनधन अकाउंट जब खुले किसी को विश्वास नहीं था कि ज़ीरो अकाउंट के साथ आप अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से उनके खाते में पैसा जाएगा। आज सबको विश्वास है। कोरोना के अंदर छोटे जो कामकाजी थे, रेहड़ी पटरी वाले, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। पहली चीज़ उनको 1000 रुपये देने का प्रावधान किया गया और उसके बाद स्वनिधि योजना लाई गई। 10,000 तक का वो लोन ले सकते हैं बिना सिक्योरिटी के। डिजिटल पेमेंट से अगर वो पेमेंट करते हैं जल्दी उनका पेमेंट होता है। उनको 20,000 रुपये की लोन की उनकी सक्षमता हो जाती है। तो ऐसे करके कोशिश की गई है कि सब लोग ऊपर उठें और साथ साथ स्वयं सहायता ग्रुप्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। स्वयं सहायता ग्रुप महिलाओं के भी हैं, स्वयं सहायता ग्रुप किसानों के भी हैं। और मेरा मानना है ये सब और सहकारिता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं इनको मिलाकर आने वाले दिनों में एक बड़ी भारी क्रांति आएगी, जिसके अंदर उत्पादन भी होगा, आर्थिक का विलक्षणता भी दिखाई देगी और देश और सशक्त हो। प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अग्रणी भूमिका अपनाई है। उनके लिए उनके इलाके में उनको वो सब सुविधाएं मिलें जो कि बाकी थोड़े विकसित इलाकों में मिलती हैं, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे उनके मकानों के लिए सुविधा हो, चाहे वहाँ पर अच्छे स्कूल की सुविधा हो। ये एकलव्य स्कूल कई जगह बनने शुरू हो गए हैं, इसके लिए टीचर्स भी अलग अलग किए जा रहे हैं। तो जनजाति समुदाय का पूरा एक विकास का और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के नीचे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। आपको पता है उसके आंकड़े, फिर भी मैं उसको याद दिला देता हूं। तकरीबन 1000 रुपये प्रति माह 1.5 करोड़ महिलाओं को मिलते हैं। और इससे बाकी अगर योजनाओं को अगर हम मिला लें जो महिला कल्याण के लिए, जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं, जो महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की ऋण की सुविधा है, वो अगर हम मिलाते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम चल रहा है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम अन्न का उत्पादन लें, बहुत एक बड़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर इजाफा हुआ है। और एक ऐसा प्रदेश जो कि जिसके गेहूं की सब जगह चाहत है, क्योंकि
जिस तरीके से उगाया जाता है, जिस तरह से उसमें पानी लगता है, कम केमिकल लगते हैं, तो उसकी बड़ी डिमांड है। मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जब किसी स्टेट में बनता है, वो स्टेट जिन चीज़ों को चाहता है उसको लेकर सेंटर से बात करता है। और क्योंकि मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग भी देखता हूँ, जितना काम पिछले 9 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ है, शायद ही किसी और प्रदेश में हुआ। यहाँ से इंदौर की अगर हम कनेक्टिविटी लें, आपको नागपुर के मार्ग से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ जो दिल्ली मुंबई महामार्ग बन रहा है, उधर उज्जैन के आगे ले जाकर हम जोड़ रहे हैं, देवास से उज्जैन तक कर रहे हैं रास्ते को। खंडवा के लिए बहुत अच्छी सड़क बन रही है, खंडवा का भी महत्व बढ़ेगा, पतालपानी का भी बढ़ेगा, ओंकारेश्वर जाने में भी कम टाइम लगेगा। और टाइम थोड़ा सा उसमें एक टनल के अंदर लग रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपका ये रास्ता थ्रू हो जाएगा। गठबंधन एक हो गए, वो प्रधानमंत्री को हराने की रणनीति तेज की जा रही है। कल भी बैठक हुई थी शरद पवार के घर पे। मुझे तो पता नहीं किस चीज़ की बैठक हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बैठक हो रही है उतने वो विचलित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, अभी उनको यही नहीं समझ में आ रहा। देखिए, आपस के अंदर उनके खुद के मतभेद हैं। कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, आज कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? उनको तो अपने ही लोगों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये गठबंधन के अंदर सब छुरा छिपा के घूम रहे हैं, कौन किसके अंदर छुरा घोपेगा पता नहीं। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी में ये चीज़ें तय की जाती हैं। इस तरह का कोई चर्चा नहीं दिख रही है उनको किस चीज़ गठबंधन में। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीटों पे बंटवारों को लेकर चर्चा होना चाहिए। मैं तो उनके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता। उनको जैसा सोचते हैं वो ठीक है। राहुल गांधी यूरोप से कह रहे हैं कि मुझे भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं नजर आता। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मोदी तो उस बात पे चिढ़ रहे हैं। अब जो व्यक्ति यहाँ पे तो पार्लियामेंट में टी शर्ट और पैंट पहन कर आता है, बाहर जाके कुर्ते पजामे में फोटो खिंचवाता है, उसके ऊपर क्या विश्वास करोगे यार? टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।